अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और आलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि आज सुबह जो कॉफी आपने पी उसकी जड़ें असल में इथियोपिया से जुड़ी हैं? अरे वाह, शुरुआती इतने दिलचस्प फैक्ट से। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि चाय में जो चीनी आप घोलते हैं उस गन्ने का जिक्र आज से हजारों साल पहले हमारे अथर्ववेद में किया गया था। मतलब खेती कोई आज की चीज तो है नहीं। सही कहा। तो आज की ये गहन चर्चा सिर्फ कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। आज हम यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्लास वन लाइनर सीरीज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। जी, और आज का विषय है भारतीय कृषि का संपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरुआत उसी आंकड़े से करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की जमीन तय करता है। मतलब आज भी भारत की लगभग 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। 55%? मतलब आधे से ज्यादा देश इसी पर टिका है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए खेती को सिर्फ हल चलाने तक सीमित नहीं रखा गया। हाँ, यही कारण है कि कृषि का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं, वो इतना प्रासंगिक हो जाता है। एग्रोनॉमी का मतलब सिर्फ बीज बोना नहीं है, बल्कि मिट्टी, फसल और पर्यावरण का तालमेल समझना है। और इन्हीं किसानों के सम्मान में हम 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाते हैं। जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। उन्होंने किसानों के लिए जमीनी स्तर पर बहुत काम किया था। अच्छा, अब जरा एग्जाम वाले एमसीक्यू मोड में आते हैं। इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज कौन सा था, तो ज्यादातर छात्र शायद गेहूं या चावल पर टिक कर देंगे। हाँ, लेकिन असल में उत्तर क्या है? सही जवाब है जौ, क्योंकि जौ सबसे आसानी से और कम पानी में उगने वाला अनाज था। और कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? इसमें मेहरगढ़ का नाम आता है, लेकिन जब बात चावल की होती है तो यूपी की परीक्षाओं में एक बड़ा ट्रैप आता है। अरे हाँ, वो सिंधु घाटी वाला। बिल्कुल। अक्सर बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर टिक कर देते हैं, लेकिन चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से मिले हैं। लहुरा देव? भाई, जो भी सुन रहे हैं इस नाम को एकदम रट लो। अच्छा, और जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछ लिए जाएं? तब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ जाना है, राजस्थान के कालीबंगा में। कालीबंगा, जिसका मतलब होता है ना काले रंग की चूड़ियां। एकदम सही। वहां जुते हुए खेत का मिलना ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज बाकायदा हल चलाना जानते थे। तो मतलब पूर्वज हल चला रहे थे, अथर्ववेद में गन्ने का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई तो जाहिर है जमीन को लेकर विवाद भी हुए होंगे ना? हाँ, ये जमीन किसकी है, यहीं से तो सारे मालिकाना हक और कर वसूलने के सिस्टम की शुरुआत होती है, जो अंग्रेजों के समय में आकर बहुत क्रूर हो गया था। क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य तो बस लगान वसूलना था। इसके लिए उन्होंने कई व्यवस्थाएं बनाई, जैसे सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। ये वही है ना जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था? जी, इसकी मूल योजना जॉन शोर ने बनाई थी और कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। इसमें उन्होंने जमीनादारों को जमीन का मालिक बना दिया और एक फिक्स टैक्स तय कर दिया। मतलब बेचारा किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया। बिल्कुल। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयत का मतलब ही किसान होता है शायद। हाँ, इसे थॉमस मुनरो लाए थे। इसमें सीधा किसानों से टैक्स लिया जाने लगा। और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसे हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। इसमें पूरे महाल यानी गांव से एक साथ टैक्स लेते थे। एकदम सही। तो ये साफ तौर पर शोषण था। इसीलिए आजादी के बाद सबसे पहली जरूरत इन जमींदारों को हटाने की थी। और ये गर्व की बात है कि जमींदारी उन्मूलन का सबसे पहला कदम उत्तर प्रदेश में ही उठाया गया था। जी हाँ, 1951 में इसके लिए एक्ट लाया गया और 1952 में इसे लागू कर दिया गया। एक और रोचक तथ्य है जो अक्सर एग्जाम में टकराता है। भारत का पहला भूमि अधिग्रहण कानून यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट कब बना? ये तो शायद अंग्रेजों ने ही बना दिया था, 1894 में। बिल्कुल सही, 1894 में। अच्छा, आजादी के बाद नीतियां बनी तो कांग्रेस कृषि सुधार समिति बनी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जेपी कुमारप्पा थे। अब एक शब्द आता है चकबंदी, जो यूपी के गांव में बहुत आम है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। मैं हमेशा सोचता था कि इसका असली फायदा क्या है। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? मैं इसे ऐसे सोचता हूँ कि कल्पना कीजिए आपको एक बढ़िया सा खाना बनाना है,
लेकिन आपका चूल्हा एक घर में है, फ्रिज दूसरे मोहल्ले में है और मसाले किसी तीसरे गांव में है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। चकबंदी से पहले किसानों की हालत ऐसी ही थी। मतलब एक किसान के पास 4 बीघा जमीन है तो वो 4 अलग-अलग दिशाओं में बिखरी हुई है। हाँ, तो चकबंदी का मुख्य उद्देश्य उन बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करके एक चक बना देना है, ताकि किसान वहां ट्यूबवेल लगा सके और ढंग से ट्रैक्टर चला सके। समझ गया। और जब भूमि सुधारों की बात हो तो भूदान आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने बिना किसी हिंसा के लाखों एकड़ जमीन दान में दिलवा दी। एमसीक्यू के हिसाब से देखें तो ये 1951 में शुरू हुआ था ना? जी, पोचमपल्ली से, जो अब तेलंगाना में है। विनोबा भावे जी ने इसकी शुरुआत की थी। विनोबा भावे जी तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी थे। सही कहा। और इस आंदोलन में सबसे पहले अपनी जमीन दान करने वाले व्यक्ति थे वैदिर रामचंद्र रेड्डी। लेकिन यूपी एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पहला ग्राम दान कहाँ हुआ था? मतलब पूरा का पूरा गांव ही दान कर दिया। ये हुआ था उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मंगरोट गांव में। मंगरोट गांव, हमीरपुर। चलिए, किसान के पास जमीन तो आ गई, लेकिन खेती मुफ्त में तो होती नहीं। बीज, खाद, कर्ज चाहिए। और आम बैंक तो किसानों को कर्ज देते नहीं थे। इसीलिए एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो सिर्फ कृषि पर ध्यान दे। यहीं से जन्म हुआ ना नाबार्ड का। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। जी, मुख्यालय इसका मुंबई में है और ये 15 वर्षों तक का लंबा कर्ज दे सकता है। लेकिन नाबार्ड से पहले भी तो रिसर्च के लिए संस्थाएं बल चुकी थी। जैसे 1929 में ICAR बना था। 16 अक्टूबर 1945 को रोम में FAO बना था। खाद्य एवं कृषि संगठन। और 16 अक्टूबर से छात्रों को याद रखना चाहिए कि इसी दिन विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। बिल्कुल। फिर उद्योगों के लिए सिडबी है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और फसल खरीदने के लिए FCI है, जो 1965 में बना था नई दिल्ली में। अच्छा, FCI फसल खरीदता तो है, लेकिन दाम कैसे तय होते हैं? आजकल MSP का बड़ा शोर रहता है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये एक गारंटी है कि अगर दाम गिर भी जाए तो सरकार एक फिक्स रेट पर फसल खरीदेगी। ये तय करने की सिफारिश CACP करता है। कुल 22 फसलों के लिए ना? जी, लेकिन ध्यान रहे, गन्ने के लिए MSP नहीं होता। हाँ, गन्ने के लिए तो FRP होता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। बिल्कुल, क्योंकि गन्ना मिलें खरीदती हैं। और हाँ, CACP सिर्फ सिफारिश करता है। अंतिम मोहर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCA लगाती है। पहली बार MSP 1966 में गेहूं के लिए तय हुआ था। कमाल है। और निर्यात के लिए एपीडा है, मार्केटिंग के लिए नेफेड। एक चीज है AGDX, ये क्या है? AGDX भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है। ये बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 या 2015 माना जाता है। अब अगर हम नीतियों की टाइमलाइन देखें, मैं साल बोलता हूँ, अब योजना बताना। 1998 किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, नाबार्ड की इसमें बड़ी भूमिका थी। जुलाई 2000 प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति, इसे इंद्रधनुषी क्रांति भी कहा गया, जिसका लक्ष्य 4% की वृद्धि था। 14 अप्रैल 2016 इंटरनेट का दौर, ई-नाम पोर्टल लॉन्च हुआ, जिसने मंडियों को ऑनलाइन जोड़ दिया। और दिसंबर 2018 में पहली कृषि निर्यात नीति आई। अच्छा, 24 फरवरी 2019 ये तो बहुत फेमस है। PM किसान सम्मान निधि, सालाना 6,000 रुपए की मदद। और इसके साथ ही PM कुसुम योजना भी आई थी, जिसमें डीजल पंप हटाकर सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल। तो जमीन, कर्ज, बाजार सब सेट हो गया, लेकिन बिना पानी के फसल कैसे उगेगी? और भारत में तो सिंचाई के तरीके ही राज्य के हिसाब से बदल जाते हैं। सिंचाई वाले सवाल तो एग्जाम्स के लिए पक्के रैप होते हैं। जैसे अगर पूछें कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, तब तो उत्तर प्रदेश होगा। हाँ, लेकिन अगर पूछ लें प्रतिशत के आधार पर, मतलब राज्य की कुल जमीन का कितना प्रतिशत, तब बाजी पंजाब मार ले जाता है। बिल्कुल सही। और तरीके भी अलग हैं। यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं और नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। और नहरों की बात करें तो क्षेत्रफल में यूपी आगे है, लेकिन प्रतिशत में फिर से पंजाब आगे है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत जाएं, वहां तो जमीन पथरीली है, वहां ट्यूबवेल कैसे लगेगा? इसीलिए दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई तालाबों से होती है। एक नहर है जिसने राजस्थान के सूखे इलाकों को हरा भरा कर दिया, इंदिरा गांधी नहर।
सबसे बड़ी नहर है भारत की। हाँ, लेकिन पानी सीमित है, तो जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई। माइक्रो इरिगेशन। इसमें तो इजराइल वाली ड्रिप सिंचाई बहुत कारगर है। बिल्कुल। इजराइल रेगिस्तान है, पानी है नहीं, तो उन्होंने तकनीक बनाई कि पाइप से पानी सीधा पौधे की जड़ में बूंद बूंद गिरे। क्या तकनीक है। अच्छा, कृषि विज्ञान की कुछ शाखाओं पर मिलान वाले सवाल आते हैं। जी चलिए रैपिड फायर करते हैं। जी। विटिकल्चर, अंगूर की खेती, पीसी कल्चर, मछली पालन, सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, पोमोलॉजी, फलों की खेती, ऑलिव कल्चर, ये तो नाम से ही है, जैतून की खेती, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, सिल्वीकल्चर, वनों का संरक्षण, मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन, और आखिरी वर्मीकल्चर। केंचुआ पालन, जिससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है, किसानों का सच्चा दोस्त। वाह, शानदार। अब जरा खेती के तरीकों पर आते हैं। जी एक है झूम खेती, जो बहुत पुरानी है। हाँ, इसे काटो और जलाओ भी कहते हैं। जंगल साफ करो, राख पर खेती करो, फिर आगे बढ़ जाओ। मध्य प्रदेश में इसे दहिया या बेवर कहते हैं। पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक है। पहाड़ों पर तो सीढ़ीदार खेती होती है और चाय कॉफी के लिए रोपण खेती। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती। इसके जनक अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। और एक है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जिसके जनक सुभाष पालेकर हैं। इसमें बाहर से कुछ नहीं खरीदना पड़ता। वैसे रासायनिक खाद की बात करें तो IFFCO भारत की सबसे बड़ी खाद उत्पादक संस्था है। अब आते हैं मौसम और ऋतुओं पर। खरीफ, रबी, जायद। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है। खरीफ मतलब मॉनसून, जून जुलाई में बोते हैं। पानी ज्यादा चाहिए तो धान, मक्का, बाजरा, कपास, जूट। और रबी मतलब सर्दियां। जी, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो जायद वो है जो इन दोनों के बीच में गर्मी में आती है, मार्च से जून के बीच। खरबूज, खीरा, ककड़ी सब जायद है। बहुत आसान हो गया ये तो। अच्छा, कुछ फसलों का जन्म स्थान भी देख लेते हैं। जैसे कॉफी आई इथियोपिया से। सोयाबीन और चाय की शुरुआत चीन से हुई थी, और रबर के पेड़ ब्राजील के अमेज़न जंगलों से आए। लेकिन इन सब के बीच आज़ादी के बाद 1960 के दशक में भारत में एक बड़ा संकट आया, अकाल। आबादी बढ़ रही थी, अनाज कम था। तभी तो हरित क्रांति का जन्म हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये शब्द सबसे पहले विलियम गॉड ने दिया था ना। हाँ, वैश्विक स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो मेक्सिको से थे, और भारत में MS स्वामीनाथन, जिन्हें 2024 में भारत रत्न भी मिला है। बिल्कुल। उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीजों का इस्तेमाल किया। 1960 से 70 के दशक की बात है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी PM थे और C सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे। और इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में दिखा, क्योंकि वहां पानी और नहरों की सुविधा अच्छी थी। जी। गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी टाइम निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में पहला विशेष कृषि क्षेत्र बना और एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र गुजरात के कांडला में स्थापित हुआ। हरित क्रांति के बाद तो क्रांतियों की लाइन लग गई। चलिए फिर से रैपिड फायर। श्वेत क्रांति, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को शुरू हुई। जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनके जन्मदिन 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को होता है। अमूल और NDDB आनंद भी इसी की देन है। एकदम सही। और समग्र विकास के लिए आई इंद्रधनुष क्रांति। अच्छा, अब रंगों वाली क्रांतियां। स्वर्ण या सुनहरी क्रांति, बागवानी, शहद और फल। भूरी क्रांति, उर्वरक और चमड़ा। हरित सोना, बांस उत्पादन। गोल क्रांति। इसमें लोग अंडा सोच लेते हैं। नहीं, अंडा तो रजत क्रांति में आता है। गोल क्रांति आलू के लिए है। और पीली क्रांति, तिलहन और सरसों। लाल क्रांति, मांस और टमाटर। गुलाबी, झींगा मछली। और नीली क्रांति तो जाहिर है मत्स्य पालन है। चलिए, क्रांतियां तो हो गई, अब कुछ जमीनी चीजें। किसान खेतों में चींटियों से बचाव के लिए क्या इस्तेमाल करता है? कपूर का इस्तेमाल होता है, फावड़ा घास हटाने के लिए और हंसिया फसल काटने के लिए। और मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। मिट्टी की सेहत जांचने के लिए 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई थी। और फसलों की बीमारियों पर भी सवाल आते हैं, जैसे गन्ने में एक रोग लगता है, रेड रॉट। गन्ने के अंदर लाल धारियां बन जाती हैं। हाँ,
और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कंपोस्ट खाद बनती है। खेती के साथ पशुपालन भी जरूरी है। गाय की नस्लें जैसे लाल सिंधी और साहिवाल, भैंस की मुर्रा और जाफराबादी बहुत फेमस हैं। और वो पश्मीना शॉल वाली ऊन कहाँ से आती है? वो चेंगथांगी बकरी या भेड़ से आती है जो लद्दाख में पाई जाती है। कुछ आंकड़े भी पीडीएफ में हैं। मोटे अनाज जैसे बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, कॉफी कर्नाटक में, और केरल को तो मसालों का बगीचा कहते ही हैं। जी, और खाद्य गुणवत्ता के लिए एजी मार्क का निशान होता है। एक दिलचस्प चीज, जैसे 10 साल में इंसानों की जनगणना होती है, वैसे ही हर 5 साल में कृषि गणना होती है। अच्छा, बागों की 4 साल में और खेती की 5 साल में। एक टर्म पीडीएफ में है, तलमज्जी मछली यानी डिमर्जल फिश। ये क्या है? ये वो मछलियां हैं जो समुद्र के बिल्कुल गहरे पानी या तलहटी में पाई जाती हैं। समझ गया। अब जब फसल कटती है तो त्योहार मनाए जाते हैं। बिल्कुल, पंजाब में लोहड़ी गन्ने और रबी की फसल से जुड़ी है। फसल कटने की खुशी में भांगड़ा होता है और बैसाखी मनाई जाती है। कमाल है। कुछ अधिनियम भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था और भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और अगर किसान को कोई समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर है ना? 2004 में शुरू हुआ था। इसका टोल फ्री नंबर 1551 है। पीडीएफ में एक पॉइंट तोरिया की एमएसपी को लेकर भी है। हाँ, तोरिया फसल की एमएसपी कैनोला और सरसों के आधार पर तय होती है। और कर्ज पर भी एक फैक्ट है। अल्पकालिक फसल जो 1 साल या उससे कम की होती है, उस पर अगर किसान समय पर लोन चुका दे तो 3% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। वाह! अगर आज की चर्चा का निचोड़ निकालें तो सिंधु घाटी से लेकर ईनाम तक खेती का सफर बहुत लंबा रहा है। सही कहा। ये तथ्य सिर्फ रटने की चीज नहीं है, ये भारत के विकास की कहानी है। परीक्षा हॉल में जब एमएस स्वामीनाथन या लहुरा देव का नाम आए तो ये पूरी कहानी दिमाग में आनी चाहिए। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो परीक्षार्थियों, आपके लिए आज का सीधा टास्क यही है कि इस पीडीएफ के जो फैक्ट्स मुश्किल लगें उनका नंबर नोट करें और कम से कम 2 बार रिवीजन करें। जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। एकदम। और एक जरूरी सूचना, आरवीए बुक्स मतलब ऐप, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर 10 अप्रैल को एक विशेष सेल आ रही है। जो छात्र किताबें लेना चाहते हैं वो फायदा उठा सकते हैं। और अगली क्लास का टॉपिक क्या होगा? हमारी अगली क्लास का विषय होगा मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, जो यूपी पुलिस और होमगार्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल। तब तक मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।